नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें, बद्रीनाथ को लेकर दिए गए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। दरअसल सपा नेता ने ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर एक बयान देते हुए कहा था कि अधिकतर मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाई गई है। यहां तक कि बद्रीनाथ धाम की 8वीं शताब्दी तक बौद्ध मठ था। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से उत्तराखंड में चौतरफा विरोध शुरू हो गया है, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर आघात करार दिया है और टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है और इस बार उन्होंने बता दें कि मठों की तुलना जो है वो कर दी है बद्रीनाथ धाम से, और ऐसे में माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ये ट्वीट है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम पर समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा दी गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर इसको दुर्भाग्यपूर्ण करार दे दिया है। महागठबंधन के एक सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी के एक नेता द्वारा दिया गया ये बयान कांग्रेस और उसके सहयोगियों की देश व धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। ये विचार इन दलों के अंदर सिमी और पीएफआई की विचारधारा के वर्चस्व को भी प्रकट करता है। यानी कि साफ तौर पे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि विचारधारा को प्रकट करता है, जो करोड़ों श्रद्धालु है उनके आस्था को ठेस पहुंचाता है ये बयान। हमारे साथ देवेंद्र भसीन जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद। ये बयान जो है वो सीधे आस्था पर प्रहार है देवेंद्र जी। निश्चित तौर पर ये जो इंडिया नाम का एक गठजोड़ बना है, इसकी जो प्रवृत्ति है उसका परिचायक है। और इसी गठजोड़ के एक राजनीतिक दल ने के बड़े नेता ने जिस प्रकार से भगवान बद्रीनाथ जी के स्थान को लेकर के अपमानजनक बयान दिया है, वो बहुत ही निंदनीय है और सीधे तौर पर ये प्रकट करता है कि ये जो इंडिया का गठजोड़ है वो सनातन परंपरा का कितना गहरा विरोधी है। और इससे पहले श्री मौर्य श्री रामचरितमानस को लेकर के बहुत विवादास्पद बात कह चुके हैं और अपमान कर चुके हैं। उसके बारे में भी कभी उनकी पार्टी के किसी नेता ने या इंडिया के किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया। इसका सीधा मतलब ये है इस गठजोड़ के, जो कि अवसरवादी गठजोड़ है, वो सब इस बयान से सहमत हैं। तो निश्चित तौर पर ये उनकी मानसिकता को प्रकट करता है। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य होता बेहतर कि अगर वो कुछ पढ़ लिख करके इस बारे में बयान देते। उनको जानकारी होनी चाहिए कि श्री बद्रीनाथ धाम जी का जो जिक्र है वो हमारे वैदिक ग्रंथों में, महाभारत में और स्कंद पुराण में और अन्य ग्रंथों में मिलता है। ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है। और इसके अलावा जहाँ पर बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति है उसका पुनरुद्धार शंकराचार्य जी ने किया था, क्योंकि उस मूर्ति को पहले किसी ने तोड़ करके नारद कुंड में डाल दिया था। तो हमारे जो शंकराचार्य जी आदि गुरु हैं, जब स्थान पर गए और तो उन्होंने उस मूर्ति को वहां से निकाला और इस धाम पर स्थापित किया। ये सब जानकारियां नहीं होने के बावजूद या होने के बावजूद भी केवल भ्रम पैदा करने के लिए उस प्रकार के बयान दिए गए हैं। और सीधे तौर पर ये ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो एक प्रकार से प्रकरण चल रहा है उससे भी ध्यान बांटने के लिए ये कोशिश मौर्य जी के द्वारा, मतलब ये यूपी टू उत्तराखंड की टूर कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। देवेंद्र जी देखिए, ऐसा है कि ये तो देश है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि इससे इस गठबंधन की जो मानसिकता है वो अपने आप प्रकट होकर के सामने आई है और देश की जनता सब समझती है। और पहले भी इनको दंडित किया था और फिर एक दोबारा को दंडित करने वाली है देश की जनता। तो मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार उनकी तरफ से ये आस्था को लेकर प्रहार किया जा रहा है, आस्था पर प्रहार किया जा रहा है, यानी कि वो हर वक्त लाइमलाइट में रहने की कोशिश करते हैं आस्था को लेकर, क्योंकि यही एक मुद्दा है जिसके कारण वो हमेशा सुर्खियों में आते हैं। देखिए, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जो बयान समाज के अंदर विघटन पैदा करता हो, जो समाज के अंदर एक विभिन्न वर्गों के बीच में दूरी पैदा करने वाला हो सकता हो,
उन बयानों का आधार लेकर के, जिनका आधार भी कोई नहीं है, इस प्रकार की जो हरकत करना वो बहुत ही अपने आप में शर्मनाक है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उनके जो दल के नेता हैं सपा के, अखिलेश यादव पूरी तरह चुप हैं, और उसी प्रकार से जो गठजोड़ का सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, उसके नेता राहुल गांधी भी चुप हैं। ये लोग एक तरफ तो जनेऊ पहन करके नाटक करते हैं और दूसरी प्रकार से इन प्रकार की बातों को स्वीकार करते हैं, अपना समर्थन देते हैं। तो सीधा मतलब ये है कि ये लोग सनातन विरोधी हैं, देश की जो संस्कृति है। यानी कि आपका कहना है समाजवादी पार्टी के इस नेता का जो बयान निकल के सामने है, कांग्रेस समर्थन दे रही है इस बयान का सीधे तौर पर। अगर वो समर्थन में नहीं है तो उसका आलोचना करनी चाहिए, उनको इसके विरोध में आना चाहिए। जो बार बार ये कांग्रेस के नेता उत्तराखंड की बात करते हैं कि हम इसको आध्यात्मिक क्षेत्र बनाएंगे, हम ये करेंगे, लेकिन जो व्यवहार में कर रहे हैं वो हमारे सामने है। इस प्रकार से बात को स्वीकार ना तो उत्तराखंड की जनता करेगी और ना ही देश की जो है जनता करेगी। नहीं तो ये बयान तो समाजवादी पार्टी के नेता ने दिया है ना, कांग्रेस का क्या लेना देना इससे? वसीम जी, लेना देना इसलिए है, अब ये गठजोड़ है जिसको INDIA नाम से जो गठजोड़ बना है। अच्छा, तो ये बयान हम इस रूप में मानेंगे। INDIA इंडिया सर जी, INDIA इंडिया से मैं नहीं मानता इंडिया को, क्योंकि इंडिया नहीं है ये। ये INDIA है, स्पेलिंग इसकी जोड़ करके जो इंडिया बोलते हैं, ये अपने आप में लोगों को भ्रमित करने की बात है। वास्तव में INDIA और जो हर अक्षर है उसके बीच में एक डॉट लगा हुआ है। ये केवल ये दिखाना चाहते हैं कि हम इंडिया है। अरे इंडिया इंडिया है, इंडिया की जनता इंडिया है। ये कुछ भ्रष्टाचारी और अवसरवादी लोग जो हैं वो इंडिया नहीं हो सकते। तो ये पार्टी की तो सोच जरूरी नहीं है, व्यक्तिगत सोच भी हो सकती है। जरूरी नहीं है जो आप INDIA कह रहे हैं उसकी सोच हो सकती है, उनकी व्यक्तिगत सोच भी तो हो सकती है। अगर उनकी व्यक्तिगत सोच है तो राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को कहना चाहिए कि हम इस बयान से सहमत नहीं है। ये उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है, उनकी व्यक्तिगत सोच है। अगर वे चुप्पी साध लेते हैं तो सीधा मतलब यह है कि उनका मौन समर्थन है, क्योंकि वे तुष्टिवादी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। इस प्रकार से PFI की बात उन्होंने साउथ में करी, इस प्रकार से वो जो मुस्लिम लीग को अपने संग जोड़ करके चल रहे हैं। तो सारी की सारी स्थितियां बिल्कुल साफ हैं और उसी का एक अंग है। अगर वास्तव में उसके साथ जुड़े हुए नहीं है, उसको स्वीकार नहीं करते तो बयान देना। हम यही यानी कि जब से गठबंधन हुआ है, ये मान ले सर कि अब चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे TMC हो, किसी नेता की तरफ से कोई भी बयान दिया गया तो क्या वो इंडिया का बयान माना जाएगा, INDIA आपकी भाषा में? देखिए सीधी सी बात यह है कि आज जो उन्होंने लोकसभा के अंदर जो है अविश्वास प्रस्ताव कल प्रस्तुत किया था, तो इकट्ठा किया था, एक साथ किया था। तो अब जो भी हरकत इनके द्वारा की जाएगी वो निश्चित तौर पर उस गठबंधन की होगी। और अगर गठबंधन की नहीं है तो उस दल के नेता को सामने आकर कहना चाहिए कि हम इसके साथ जुड़े हुए नहीं है, ये दल विशेष की बात है या फिर व्यक्ति विशेष की बात है। अच्छा, ठीक है, हमारे साथ लखपत बुटेला भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। जी नमस्कार। ये जो बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पता होगा क्या बयान उनकी तरफ से दिया गया है। बीजेपी लगातार कह रही है कि ये INDIA का बयान है, ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। अगर ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है तो इस पे तमाम पार्टियों को बोलना चाहिए जो कि गठबंधन में है। देखिए एक चीज आपने इससे समझ लीजिएगा कि इस तरह की जो बातें भाजपा कह रही है, भाजपा तो जातीय राजनीति करना चाहती है। मैं एक बात आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि चाहे जिस व्यक्ति को भी सनातन संस्कृति के मामले में पता हो, सनातन संस्कृति का जिसको ज्ञान होगा, वो इस तरह की बातें नहीं कहेगी। पहली बात। दूसरी बात है, मैं आपसे कह सकता हूँ भाजपा के अंदर जितने उनके गठबंधन के अंदर जितने दल हैं, उन दलों का आप उनका नेचर देखिए। TDP से जो गठबंधन इन्होंने बिहार वहाँ से आता जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ये पूछा जाए कि जो वहाँ पे इनकी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी उसका बयान BJP का बयान था, या ये माना जाएगा? अच्छा। ये मैं आपसे निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उस वक्त के व्यक्तिवादी बयान देकर के कोई जो देश के अंदर एक मजबूत हिंदुस्तान को बचाने के गठबंधन बनाया गया है, उस गठबंधन को कमजोर करने का मामला है। और इस तरह के बयान सोच समझ के देने चाहिए। सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति जो सनातन काल से चली आ रही है, जिसके मूल से ये सारे धर्म निकले हुए हैं, उस पे सवाल उठाना, प्रश्न चिन्ह करना मुझे लगता मूर्खतापूर्ण कदम है।
और एक चीज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उसी चमोली का रहने वाला, उसी केदारखंड का रहने वाला, उसी बद्रीनाथ धाम का रहने वाला हूँ, उसके इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। तो आप भी इस बयान की आलोचना करते हैं लखपत जी? मैं निश्चित रूप से इस तरह के बयानों का घोर भर्त्सना करते हैं, और इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। किसी व्यक्ति को यदि कुछ कहना है तो उसको संस्कृत के बारे में, सनातन संस्कृति की जो भावनाएं हैं, सनातन संस्कृति का जो हमारा मूल स्वरूप है, उसको समझना पड़ेगा। वाकई में बयान धर्म पे प्रहार है और इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए, खासकर नेताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद लखपत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र भसीन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर अपना संकल्प दोहराया है, जहां प्रदेशवासियों के नाम अपना संकल्प किया। आपको बता दें कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए दुबे मूल मंत्र वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होने का प्रण किया। यहां सीएम धामी ने कहा है कि इस पहल के माध्यम से देवभूमि की प्राकृतिक ऊर्जा से परिपूर्ण भूमि और प्रदूषण सहित जलवायु के बीच उत्पन्न हुए उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है। साथ ही कहा है कि उत्पादों की बढ़ती मांग के चलते राज्य में नवरोजगार का सृजन हो रहा है, जिससे प्रदेश की आर्थिकी को गति मिल रही है। अपनी शक्ति, सामर्थ्य, प्राकृतिक संपदा और स्थानीय उत्पादों का प्रचार प्रसार करके प्रगति और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सूत्र को अपनाकर उत्तराखंड की धामी सरकार वोकल फॉर लोकल के इसी मूलभूत सिद्धांत पर अग्रसर है। देवभूमि उत्तराखंड को प्रकृति का उपहार मिला है। यहाँ की उपजाऊ धरती, प्रदूषण रहित जलवायु और ऊर्जावान कर्मठ युवा सरकार के सहयोग से प्रगति की नई गाथा लिख रहे हैं। सरकार जानती है कि मिलेट्स यानी मोटा अनाज पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए औषधि स्वरूप है। चाहे वो राजमा हो, रागी, कुसत या काला सोयाबीन, उत्तराखंड की प्राकृतिक ऊर्जा इनके अंदर वास करती है। अतः मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार इनके प्रोत्साहन के लिए कृत संकल्पित है। योजनाबद्ध प्रयासों के अंतर्गत उत्तराखंड के किसानों को समर्पित उत्तराखंड का ब्रांड हिलांस निरंतर लोकप्रिय होता जा रहा है। मिलेट्स के साथ साथ उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर प्रयोग करते हुए बांस और बिच्छू घास से भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं। बिच्छू घास से आकर्षक वस्त्रों का निर्माण हो रहा है, जबकि बांस से अत्यधिक सुंदर और प्राकृतिक बोतलें व अन्य सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। सरकार की इन कोशिशों से जहां एक ओर रोजगार का सृजन हो रहा है, वहीं उत्तराखंड के प्राकृतिक उत्पाद भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। वोकल फॉर लोकल के माध्यम से ये संवर्धता और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता उत्तराखंड है, जो राज्य में ही बने उत्पादों को खरीदने और राज्य में ही उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित कर रहा है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार शाम को उत्तराखंड शिक्षा परिषद की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, जहां इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके शिक्षित और सभ्य मानव संसाधन पर निर्भर करती है। बच्चे देश का भविष्य हैं, ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि वो किस प्रकार से शिक्षा और संस्कार से जुड़े हैं। साथ ही कहा है कि हमारे छात्र छात्राओं की ये उपलब्धि सामान्य नहीं है और इसे बनाए रखना आसान भी नहीं है। छात्रों ने खुद के लिए ऐसा बेंचमार्क बनाया है जो कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। साथ ही छात्रों को बधाई देते हुए कहा है कि अपने लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित करो और उसको प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे पड़ाव बनाओ।
पर्यटन नगरी नैनीताल से सांसें अटका देने वाला मामला सामने आया है, जहां मल्लीताल में स्नो व्यू के बीच चलने वाली केबल कार तकनीकी कारणों से बीच में ही अटक गई, जिससे 9 विदेशी पर्यटक सहित 4 स्कूली बच्चे लगभग 1 घंटे तक हवा में झूलते रहे। इस दौरान बच्चे घबराकर चिल्लाने लगे। आपको बता दें कि स्नो व्यू के बीच चलाने वाली केबल कार में जा रहे विदेशी पर्यटक और स्कूली बच्चे 1 घंटे तक हवा में झूलते रहे। केबल कार स्टैंड से लगभग 50 मीटर की दूरी पर अटक गई, जिसके बाद कुमाऊं मंडल विकास निगम के जरिए संचालित ट्रॉली मैनेजमेंट टीम ने तत्काल एक्शन लेते हुए रेस्क्यू कार्य शुरू करवाया और सभी को 80 फीट की ऊंचाई से रस्सी के सहारे सकुशल नीचे उतारा। तो वहीं इस पूरी घटना पर टीम मैनेजर शिवम शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों ने कई उपकरण टूटने की आवाज सुनी, जिसके बाद ट्रॉली को रोक दिया गया। और उत्तराखंड में हालिया घटनाओं को देखते हुए प्रशासन सख्त है। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें सभी के टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पुल सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट इस बात की और इशारा कर रही है कि जहां रिपोर्ट को आधार मानती हुई उत्तराखंड सरकार ने इन पुलों में से ज्यादा खतरनाक पुलों पर तत्काल ट्रैफिक रोकने के निर्देश दिए हैं। तो वही मीडिया से बात करते हुए मुख्य अभियंता नेशनल हाईवे और वर्तमान कार्यवाहक प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी दयानंद ने बताया है कि उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी के अधीन पुलों की संख्या 3262 है, जिसका मानसून से पहले निरीक्षण किया जाता है। तो वहीं पुलों की चेकिंग के दरमियान वर्तमान में 86 पुल ऐसे पाए गए हैं जिसमें मरम्मत की आवश्यकता है। ऐसा है, उत्तराखंड राज्य में पीडब्ल्यूडी के अधीन जो है 3262 ब्रिजेज हैं, जिसका जो है मानसून से पूर्व जो है हर साल जो है हमारे अधीक्षण बनता और एक्शंस द्वारा जो है निरीक्षण किया जाता है और जो हमारी आईआरसी कोड्स के हिसाब से चेकलिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग वो चेक करते हैं। उनकी चेकिंग में जो है राज्य में 86 ब्रिजेज जो है वर्तमान तक ऐसे पाए गए हैं जिनमें कि मरम्मत की आवश्यकता है या फिर कुछ को जो है थर्ड पार्टी से चेक करा के उन सेतुओं को जो है सुरक्षित। और डोईवाला क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग कर खेल लगातार जारी है। जहां प्रशासन शिकायत मिलने पर अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई तो करता है, लेकिन भू माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई कोई असर नहीं करती है। आपको बता दें कि हाल ही में नरकरौंदा के निवासी रस्टी सिंह ने डीएम देहरादून से अवैध रूप से प्लॉटिंग और तमाम अवैध निर्माण की शिकायत की थी, जिसके बाद डीएम के दिशा निर्देश पर एमटीटी ने कार्रवाई की और लगभग 45 बीघा जमीन पर की गई प्लॉटिंग को जेसीबी मशीन से ध्वस्त करा दिया गया। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई से शिकायतकर्ता रस्टी सिंह संतुष्ट नहीं हुए। कहा है कि प्रशासन ने ध्वस्तीकरण के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का स्वास्थ्य थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण हमारे डोईवाला नगर मंडल कार्यकर्ताओं ने मुझसे कहा कि क्यों ना हम एक हवन करें और सावन का महीना भी चल रहा है तो शिव जी भगवान की पूजा करें। तो हमने सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा को रखते हुए आज मंदिर में एक छोटा सा स्वतः पंडित जी बात करी तो स्वतः स्फूर्त कुछ कार्यकर्ता आए और आज उनके लिए थोड़ा हवन किया, पूजा करी और कीर्तन कर रहे हैं हम। ये पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की स्वास्थ्य कामना के लिए हमने यहाँ पर भजन कीर्तन करवाया था और पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे काफ़ी। तो वही मानसून सीजन में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक तरफ जहां उत्तराखंड में जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं दूसरी ओर सड़क और पुलों की ढहने से करीब 250 करोड़ की क्षति हुई है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि मानसून की शुरुआत 1 महीने से ही करीब 250 करोड़ की क्षति हुई है। अभी 2 महीने की बरसात बाकी है, इसीलिए ये क्षति और भी बढ़ने की संभावना है। तो वहीं बता दें कि स्टेट हाईवे PMGSY सड़कें, ग्रामीण सड़कें बारिश की वजह से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। इनकी क्षति का आकलन अभी किया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि सभी पुलों की ऑडिट भी की जा रही है और आने वाले दिनों में क्षति का समुचित आकलन सामने आएगा। देखिए, जो डैमेजेस हैं वो अगर अभी के हिसाब से देखेंगे आप तो
कुछ खोलने के लिए हम लोग पैसा मांगते हैं, रोड बंद हो गए तो उसमें खोलने का भी वो भी हमारा खर्चा बढ़ता है, फिर बाकी हम लोग पुरानी स्थिति में लाने में, तो लगभग आप समझिए कि 250 करोड़ के आसपास का जो है हम लोग अभी मान के चल रहे हैं कि 250 करोड़ तक का हमारा जो रोड है उनमें बारिश की वजह से, इस सीजन के बारिश की वजह से नुकसान हुआ है सड़कों और पुलों को मिला के। तो बाकी वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा और जब डिटेल्ड एस्टिमेशन होगा तो वो और बढ़ के जा सकता है। तो वर्तमान में यही स्थिति है, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 1 महीना हुआ है मुश्किल से बारिश का, अभी 2 महीने करीब और बारिश होनी। और उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं, जहां चमोली कमेडा के पास अवरुद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया था, जिसे अब हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दें कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेडा के पास आखिर 5 दिन तक अवरुद्ध मार्ग खुला है, जिस पर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू कराई गई है। तो वहीं राजमार्ग खुलने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। तो 5 दिन से बाधित था बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि खुल चुका है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है कि ये राजमार्ग को खोल दिया गया है। अब यात्रियों ने राहत की सांस ली है, आवाजाही में परेशानी नहीं उठानी पड़ रही है। लेकिन जब ये राजमार्ग बंद कर दिया गया था तो लोगों को काफी घूम के जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे थे। प्रदेश में डेंगू के बाद अब आई फ्लू संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहां अस्पतालों की ओपीडी में आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। तो वहीं 4 जिलों में 102 डेंगू के मामले भी सामने आ चुके हैं और इसमें देहरादून जिले के सबसे अधिक 94 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश में डेंगू के कुल 102 मामले मिले हैं। इसमें देहरादून में 94, नैनीताल में 4, पौड़ी में 2 और हरिद्वार जिले में 1 मामला सामने आया है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।